न्यूटन के उपसंयोजक यौगिक। इसमें पूर्व में के एकक में हमने अध्ययन किया कि संक्रमण धातु बड़ी संख्या में संक्रमण धातुएं जो डी और एफ ब्लॉकेज धातुएं हैं जो संकुल यौगिक बनाती है, जिनमें धातु परमाणु अनेक ऋणायनों तथा उदासीन अणुओं के इलेक्ट्रॉन का उपसंयोजक परिबद्ध होती है। आधुनिक परिभाषा शब्दावली में ऐसे यौगिक उपसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। उपसंयोजक यौगिक में रसायन आधुनिक अकार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण चुनौती क्षेत्र है। रासायनिक अध्ययन में आणविक संरचना को नई धारणाओं में जैविक तंत्रों के जीवन घटकों के यौगिकों के कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई। क्लोरोफिल अथवा हीमोग्लोबिन तथा विटामिन B12, मैग्नीशियम, आयरन और कोबाल्ट उपसंयोजक यौगिक है। ठीक है साहब। हाँ, उपसंयोजक यौगिक है। विभिन्न धातु क्रमों उत्प्रेरकों के विश्लेषणात्मक अभिकर्मक में उपसंयोजक यौगिक का उपयोग होता है। विद्युल्लेपन, वस्त्र रंगाई छपाई में और औषधि के निर्माण में ये जनरल उपयोग है इनके। सर्वप्रथम स्विस अल्फ्रेड वेगनर ने उपसंयोजक यौगिक के संरचनाओं के संबंध में अपने विचार प्रतिपादित किए। उन्होंने अपने अनेक उपसंयोजक यौगिक बनाए तथा विशेषता बताई तथा भौतिक रासायनिक व्यवहार तकनीक के अध्ययन के वर्णन ने धातु की प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंसी धारणा प्रतिपादित किए तथा द्विअंगी विलयनों के CrCl3, COCl2 और PdCl2 के धातु आयन के प्राथमिक संयोजक क्रमशः 3-2 तथा कोबाल्ट क्रमशः 2 कोबाल्ट की +3 क्लोराइड के अमोनियम के साथ विभिन्न यौगिकों के यह पाया गया कि सामान्यतः ताप पर इनके विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन में अधिक में डालने पर क्लोराइड आयन AgCl के रूप में अवक्षेपित PPT बना हो जाते हैं। 1 मोल COCl3 6NH3 ये 3 मोल AgCl देगा। और इसमें अमोनिया के 6 पार्ट है और इसके 5 और इसके 4 और इसके 4 ये सभी 1-1 मोल है। और ये 6 वाला 3 देगा, 5 वाला 2 देगा, 4 वाला 1 और 4 वाला 1 AgCl देता है। उपरोक्त परीक्षणों के विलयनों के चालकता मापन परिणाम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाया जा सकता है। अभिक्रामी अवधि में कुल मिलाकर 6 समूह क्लोराइड आयन, अमोनिया अथवा दोनों, कोबाल्ट आयन तथा जुड़े हुए माने जाए। 2 यौगिकों की सारणी 5.1 दर्शाए गए अणुसूत्रों के जिनमें गुण कोष्ठक परमाणुओं के एकल सत्ता है जो अभिक्रिया की परिस्थिति में वियोजित नहीं है। वर्णन ने धातु आयन से सीधे जुड़े समूहों की संख्या द्वितीय संयोजकता के उदाहरण पर द्वितीय संयोजकता 6 है। ये प्रैक्टिकली देखे गए हैं। पीला कलर के जो कोबाल्ट के NH3 उदासीन होता है जो इसके साथ लिगेंड बनाते हैं और क्लोराइड आयन आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। 1:3 का विद्युत अपघट्य है और ये 1:2 2 क्लोराइड आयन 2 अनुपात और 1:1 क्लोरीन का 1 और इसका 1। ये ध्यान देने योग्य है कि 5.1 जो अंतिम दो यौगिक हैं 1:1 वाले मूलानुपाती सूत्र COCl3.4NH3 समान है परंतु गुणधर्म भिन्न है। इन यौगिकों के समायोजित आइसोमर्स कहलाते हैं। उपसंयोजक यौगिक में सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है कि सिद्धांत के मूल उदाहरण निम्नलिखित है। उपसंयोजक यौगिक में धातु 2 प्रकार की संयोजकता, प्राथमिक और द्वितीय संयोजकता दिखाते हैं। प्राथमिक संयोजकता समान रूप से आयनिक होती है तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। द्वितीय संयोजकता अनआयनिक होती है। ये उदासीन अणुओं के अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकता उपसंयोजक कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। इनका मान किसी धातु के लिए निश्चित होता है। ये प्राथमिक है, ये सेकेंडरी है। धातु की द्वितीय संयोजकता में आबंध में आयन समूह विभिन्न उपसंयोजक संख्या के अनुरूप दिक् स्थान के विशिष्ट रूप से व्यवस्थित। आधुनिक सूत्रीकरण के दिक् में समन्वय बहुफलक कहते हैं तथा स्पीशीज संकुल एवं गुण कोष्ठक
बाहर लिखे आयन प्रति आयन कहलाते हैं। उन्होंने यह भी अवधारणा दी कि संक्रमण तत्वों के समन्वय यौगिकों को सामान्यतः अष्टफलक, चतुष्फलक, कोई भी मेटल कंपाउंड है, ये समतल है, ये चतुष्फलक, अष्टफलक, सभी तरह की ज्यामितियों का अष्टफलक तथा निकल, कार्बन और ऑक्सीजन का होल फॉर्म, प्लेटिनम क्लोराइड का फॉर्म, चतुष्फलक की वर्ग समतली होती है। ठीक है साहब। द्विलवण के संकुल जलीय विलयनों में धातुओं की द्वितीय संयोजकता बतलाइए। इसमें AgCl के मॉलों की संख्या ये दी हुई है, PdCl2 और 4NH3, 2 Cl2 निकल जाएंगे तो इसकी संयोजकता 4। ठीक है, इसकी 6, इसकी 0 है, निकलेंगे तो 5 6 0 मोल है तो 4 5 6 2 मोल ये, और इसकी 1 निकलेगा तो 4 5 6, इसकी संयोजकता 6 4 6, और प्लेटिनम 2, ये 0 है तो 2 और 2 क्लोराइड 4। ठीक है। द्विलवण के अंतर, द्विलवण संकुल दोनों हो या इससे अधिक स्थायी यौगिकों रस समीकरण मिथ्या अनुपात स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में अनुपात में होने से बनते हैं। भिन्न क्योंकि ये द्विलवणीय क्लोराइड KCl MgCl2 6H2O मोल लवण FeSO4 और H2 और 6H2O पोटास फिटकरी के पूर्ण रूप में साधारण आयनों के वियोजित होते हैं। ठीक है। K4 FeCN6 कम उपस्थित CnFeCN6 संकुल आयन Fe+2 FCN- आयनों में विभाजित नहीं होता है। उत्सर्जक यौगिकों में संबंधित कुछ परिभाषित और उनकी परिभाषाएं। ठीक। उत्सर्जक सत्ता, समन्वय सत्ता, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से किसी एक निश्चित संख्या में आबादित आयन, केंद्रीय धातु परमाणु तथा उससे अथवा आयन से किसी निश्चित संख्या से निश्चित संख्या में आबादित आयन और अथवा अणु मिलकर जो नेगेटिव भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं, उत्सर्जक सत्ता का निर्माण करते हैं। उदाहरणार्थ ये इस संयोजक में कोबाल्ट में उदाहरण। ठीक है। केंद्रीय परमाणु आयन किसी उत्सर्जक संयोजक सत्ता तथा परमाणु आयन निश्चित संख्या में आयनों के समूह तथा ज्यामितीय अवस्था में परिबद्ध होते हैं तथा केंद्रीय परमाणु तथा आयन उदाहरण कहलाते हैं। परमाणु आयन क्रमशः निकल +2, कॉपर कोबाल्ट +3, आयरन +3 परमाणु के लुईस अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, लुईस अम्ल भी कहा जाता है। लिगेंड क्या होते हैं? उत्सर्जक सत्ता में केंद्रीय परमाणु के आयन परिबद्ध और अणु लिगेंड कहलाते हैं। उत्सर्जक सत्ता में केंद्रीय परमाणु आयन से परिबद्ध आयन, केंद्रीय परमाणु से परिबद्ध आयन अथवा अणु लिगेंड कहलाते हैं। ये सामान्यतः आयन हो सकते हैं, Cl-, छोटे अणु हो सकते हैं जैसे H2O NH3, और ये उदासीन हो सकते हैं और बड़े अणु कहलाते हैं तथा इनमें ADTA वगैरह भी होते हैं, और नाइट्रोजनस कंपाउंड वृहद अणु भी हो सकते हैं जैसे प्रोटीन वगैरह भी हो सकते हैं। यह जब लिगेंड धातु के एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध जैसे Cl-, H2O NH3 और लिगेंड अगर एक है तो यूनिडेटेड कहलाता है। जब लिगेंड 2 दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है तो उन्हें द्विदंतुर डाइडेंटेट कहा जाएगा। लिगेंड अनेक दाताओं से अथवा C2O4 ऑक्सिलेट परमाणु उपस्थित होते हैं तो जैसे उदाहरण के तौर पर उन्हें बहुदंतुर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर नाइट्रोजन का होल थ्राइस, 3 अणु हैं, इसके तीनों नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। और एथिलीन डायमीन टेट्रा EDTA है। एथिलीन डायमीन टेट्रा एक महत्वपूर्ण 6 दंतुर है, 6 तरफ से जुड़ा होता है, लिगेंड बनाता है। यह नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन द्वारा जुड़े हुए आयन हो सकते हैं। जब एक बहुदंतुर लिगेंड 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के साथ एक ही धातु आयन से आबंध के लिए करता है तो यह चिलेट लिगेंड कहलाता है। जैसे बनकारी लिगेंड
दंतुरता या डेंटिटी कहलाती है। ऐसे अणु चिलेट चिलेट संकुल कहलाते हैं। एक जंतु लिगेंड में संकुल अधिक स्थायी होते हैं। एक जंतु में अधिक स्थायी होते हैं लिगेंड जिनमें क्यों? क्योंकि यह प्रतिकर्षण रिपल्शन बहुत कम कर देगा अपेक्षाकृत। जिनमें दो भिन्न धातु के परमाणु होते हैं वो उपसंयोजक इनमें से भी एक भाग लेता है, उसे उभयदंती लिगेंड कहते हैं। इस लिगेंड में जो उदाहरण NO2, HCN, थायोसाइनेट मतलब सल्फर ग्रुप को थायो बोलते हैं। तो थायोसाइनेट और नाइट्रोजन से लिगेंड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा तो आइसोथायोसाइनेट कहलाएगा। ऐसे लिगेंड के उदाहरण है, ठीक है, NO2 माइनस आयन केंद्रीय धातु परमाणु के आयन से या तो नाइट्रोजन द्वारा ऑक्सीजन द्वारा या नाइट्रोजन द्वारा संयोजित होते हैं। इस प्रकार HCN थायोसाइनेट आयन सल्फर तथा नाइट्रोजन परमाणु द्वारा संयोजित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाते हैं। उपसंयोजक संख्या एक संकुल में धातु आयन के उपसंयोजक संख्या साइनाइड उससे आबद्ध लिगेंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, ठीक है, जो सीधे धातु आयन से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए प्लेटिनम क्लोराइड का 6 आयन तथा NH3 के 4 कंपाउंड है, जो प्लेटिनम तथा निकल की उपसंयोजक संख्या क्रमशः 6 और 4 है। ये 6 क्लोराइड और 4 अमोनिया है, इसलिए 6 और 4 है। उपसंयोजक संख्या कहलाएगी ये। और इसमें C2O4 का होल थ्राइस और ये द्विलिगेंड कहलाते हैं। द्विलिगेंड की वजह से द्विजंतुक लिगेंड की वजह से ये उपसंयोजक संख्या 6 है। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है, केंद्रीय परमाणु की उपसंयोजक संख्या केंद्रीय परमाणु के लिगेंड बनने से सिग्मा आबंधों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। इन लिगेंड तथा केंद्रीय परमाणु के मध्य पाई बंध बने तो उन्हें नहीं गिना जाता। तो यह है उपसंयोजक संख्या। समन्वय मंडल कोऑर्डिनेशन स्फीयर केंद्रीय परमाणु आयन से जुड़े लिगेंडों के गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है तथा ये सभी मिलकर समन्वय मंडल कहलाते हैं। आयनिक समूह गुरु कोष्ठक के बाहर लिखे जाते हैं। गुरु कोष्ठक के बाहर गुरु कोष्ठक जो ये है इसके बाहर लिखे जाते हैं, इसको प्रति आयन कहलाते हैं, अर्थात K4 को समन्वय मंडल बोलेंगे। समन्वय बहुफलक कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन केंद्रीय परमाणु है उसके साथ सीधे लिगेंड परमाणु जुड़े लिगेंड परमाणु के स्थान स्पेशल अरेंजमेंट को समन्वय बहुफलक कहते हैं। इनमें अष्टफलकीय 8 फलक होते हैं। वर्ग समतलीय तथा चतुष्फलकीय वर्ग मुख्य है। उदाहरण के तौर पर कोबाल्ट अमोनिया के होल 6 और +3 के जैसे कि समन्वय मंडल के 3 जुड़ जाएगा इससे। अष्टफलकीय है निकल कोबाल्ट का होल 4 चतुष्फलकीय तथा प्लेटिनम क्लोराइड क्लोरीन का होल 4 समतलीय है तथा बहुफलकीय आकार दर्शाती है। अष्टफलक में ये समतल होता है और ये समतल से थोड़ा सा झुके हुए कोण पर होते हैं। ये बिल्कुल समतल होता है। ये चतुष्फलकीय समतल से झुका हुआ होता है। वर्ग समतलीय समतल होता है। त्रिकोण पिरामिड ये समतल में ही होते हैं पर पिरामिड के रूप में होते हैं त्रिकोण में। और वर्ग पिरामिड केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? एक संकुल के केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी लिगेंडों की यदि उनके साझा इलेक्ट्रॉन के युगलों के सहित हटा दिया जाए तो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेश उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ऑक्सीकरण संख्या का उपसंयोजन सत्ता के नाम के केंद्रीय परमाणु की संख्या के साथ कोष्ठक में रोमन अंक से दर्शाया गया है। उदाहरण के तौर पर कॉपर CN का होल 4 और -3 घात है तो इसका ऑक्सीकरण अंक +1 होगा, ठीक है। होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक संकुल जिनमें धातु परमाणु केवल एक ही प्रकार के दाता मौजूद है। उदाहरण के तौर पर NH3 का होल 6
होमोलिटिक कंपाउंड कहलाते हैं। होमोलिटिक मतलब कि होमो मतलब सिंगल, एक ही तरह से NH3 और संकुल जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के धातु समूह है, जैसे कि NH3 है, क्लोराइड है, EDTA वगैरह, ये बहुसंकुल हेटेरोलिटिक कंपाउंड कहलाते हैं। उपसंयोजन के नामकरण। उपसंयोजन रसायन में समवाय के विचार करते समय सूत्रों तथा नामों के असंदिग्ध और सुस्पष्ट तरीके से लिखते हैं। नामकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। उपसंयोजक सत्ता के सूत्र के अपने नाम को अपनाए गए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड IUPAC केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC के अनुशंसाओं पर आधारित है। एक केंद्रीय उपसंयोजक यौगिक के सूत्र। यौगिक सूत्र को उसके संगठन से संबंधित आधारभूत सूचना से संक्षिप्त तथा सुगम रूप से प्रकट करने का एक तरीका है। एक केंद्रीय उपसंयोजन सत्ता के केंद्रीय धातु परमाणु बताने तथा सूत्र लिखते समय निम्नलिखित प्रयुक्त नियम प्रयुक्त होते हैं। सर्वप्रथम केंद्रीय परमाणु लिखा जाता है, ठीक है। तत्पश्चात लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेटिकल पैटर्न में क्रम में लिखा जाता है। लिगेंड की स्थिति उसके आवेश पर निर्भर नहीं करती है। भोजन भी अल्फाबेटिकल पैटर्न से ही लिखे जाएंगे और लिगेंड के प्रथम अक्षर को ध्यान में रखकर वर्णमाला के क्रम में स्थिति निर्धारित की जाती है अल्फाबेटिकल पैटर्न में। संपूर्ण उपसंयोजक सत्ता आवेशित हो अथवा न हो, उसके सूत्र को एक गुरु कोष्ठक मतलब ये वाला कोष्ठक है में लिखा जाता है। इसी के अंदर लिखा जाएगा इसको। यदि लिगेंड बहुपरमाणु है, अगर लिगेंड बहुपरमाणु है तो उसके सूत्र को कोष्ठक में लिखते हैं और संकेतात्मक लिगेंड को कोष्ठक में लिखते हैं कोष्ठक में लिखेंगे। समन्वय मंडल धातु लिगेंडों के सूत्रों के मध्य स्थान नहीं छोड़ा जाता है। जब आवेशित उपसंयोजक सत्ता के सूत्र बिना किसी प्रत्यायन के लिखते हैं तो उपसंयोजक सत्ता के आवेश में कोष्ठक में बाहर दाईं ओर सुपरस्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है, जिनमें आवेश की संख्या और फिर आवेश का चिन्ह लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर कोबाल्ट साइनाइड की होल पावर 6 और ऊपर आवेश -3 की ऑक्सीडेशन और धनायन तथा ऋणायन के आवेश को संतुलित किया जाता है। इनके आवेश को संतुलित करने के लिए ऊपर आवेश लिखा जाता है। एक केंद्रीय उपसंयोजक यौगिक का नामकरण। एक केंद्रीय वाला उपसंयोजक यौगिक योगात्मक नामकरण सिद्धांत के आधार पर लिखे जाते हैं। इस प्रकार के धातु के चारों ओर जुड़े समूहों को पहचानकर उनके उपयुक्त गुणक सहित धातु के नाम के सूचीबद्ध किया जाता है, ठीक है। उपसंयोजक यौगिक के नामकरण में निम्नलिखित प्रयुक्त किया जाता है पैटर्न है। धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों में से कोई भी आवेशात्मक उपसंयोजक सत्ता के सर्वप्रथम धनायन नाम लिखा जाता है। केंद्रीय परमाणु आयन के नाम से पूर्व लिगेंड के नाम वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। लिखने की दिक्कत है, ठीक है। ऋणावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में माइनस आता है। उदासीन तथा धनावेशित लिगेंडों के नाम नहीं बदले जाते हैं। कुछ अफवाह है जैसे H2O और NH3, जैसे एमीन। CO के लिए कार्बोनिल, NO के लिए नाइट्रोसिल। जब इन्हें उपसंयोजक सत्ता में सूत्र में लिखना होता है तो इसे कोष्ठक में लिखा जाता है। यदि उपसंयोजक सत्ता में एक प्रकार के लिगेंड संख्या एक से अधिक हो तो उनको दर्शाने के लिए उनके पूर्व में डाई, ट्राई और टेट्रा लिखा जाता है। जब लिगेंड के आंकिक पूर्व लग्न हो तब 20 जब लिगेंड के नाम के पूर्व आंकिक पूर्व लग्न हो तब 20 ट्रिस टेट्राकिस शब्द से कोष्ठक में लिखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे इसमें लिखा जा रहा है डाइक्लोरोडोबिस और कोष्ठक में अंदर लिखेंगे ट्राइफिनाइल के 3 कंपाउंड और ट्राइफिनाइल फास्फीन और निकेल। इसके ऑक्सीडेशन हमारे धनावेश तथा ऋणावेश उदासीन संयोजन सत्ता धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को
रोमन रोमन अंकों में लिखा जाता है, रोमन अंकों में लिखा जाता है। यदि संकुल आयन एक धनायन हो तो धातु का नाम वही लिखते हैं जो तत्व का नाम होता है। उदाहरण के तौर पर धनावेश संकुल आयन कोबाल्ट को कोबाल्ट तथा प्लेटिनम को प्लेटिनम लिखते हैं। संकुल आयन एक धनात्मक ऋणायन हो तो धातु के नाम के अंत में 8 लिखते हैं, अनुलग्न 8 लगाएंगे। उदाहरण के तौर पर संकुल ऋणायन कोबाल्ट SCN का होल 4 की पावर -2 है तो कोबाल्ट को कोबाल्टेट, ये ऋणायन की वजह से कोबाल्टेट लिखेंगे। और आयरन में फेरेट लिखेंगे। ऋणायनों के नाम धातु के लैटिन नाम अनुलग्न। उदासीन संकुल का नाम भी संकुल धनायन की भांति ही लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर ट्राइमीन इमीन के 3 कंपाउंड ट्राइएक्वा क्रोमियम रोमन संख्या में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्लोराइड लास्ट में। दूसरा उदाहरण है, इसको भी IUPAC की 1 और 2 लिख देंगे। तब ट्रिस एथेन मेथ एथ जो कार्बन है तो मेथ एथेन 1 और 2 डाइएमीन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 3 है और सल्फेट है। इसी प्रकार तीसरे इसमें डाइएमीन सिल्वर 1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर और ऋणात्मक में डाई साइनेटो ट्राई अर्जेंटेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 रोमन संख्या में। नेक्स्ट टॉपिक है उपसर्जक यौगिकों की समावयवता। इसको हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। समावयवता IUPAC वगैरह ना। समावयव में ऐसे 2 या इससे अधिक यौगिक होते हैं जिनमें रासायनिक सूत्र तो समान होता है परंतु परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। व्यवस्था मतलब स्ट्रक्चर चेंज होता है, जैसे कि सिस और ट्रांस, क्लॉकवाइज एंड एंटी-क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं। वो नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो ज्यामितीय समावयवता है। सिस और ट्रांस उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है। परमाणु से भिन्न व्यवस्थाओं के कारण इनमें एक या अधिक भौतिक तथा रासायनिक गुणों की भिन्नता होती है। भौतिक और रासायनिक उनके गुण अलग अलग होते हैं स्ट्रक्चर की वजह से। उपसर्ग संयोजक यौगिकों के 2 प्रकार की समावयवता ज्ञात की जा सकती है, त्रिविम समावयवता और संरचनात्मक समावयवता। त्रिविम में ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर ध्रुवों की वजह से, और संरचनात्मक बंधनीय समावयवता बंधों के आयंस की वजह से उपसर्ग संयोजक लिगैंड और विलायक योजन समावयवता घुलनशीलता की वजह से। त्रिविम समावयवता के रासायनिक सूत्र रासायनिक अबंध समान होते हैं। त्रिविम समावयवता में के रासायनिक सूत्र और रासायनिक अबंध समान होते हैं परंतु दिक् स्थान व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। स्थान व्यवस्था संरचनात्मक समावयव में अबंध भिन्न होते हैं। उनका नीचे विस्तार से पढ़ेंगे। ज्यामितीय समावयवता क्या होती है? इनमें स्ट्रक्चरल चेंज सिस और ट्रांस, रोटेशन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस होता है। इन्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। इस प्रकार की समावयवता में हेटेरोलिप्टिक संकुलों में पाई जाती है जिनमें लिगेंडों की भिन्नता और ज्यामितीय व्यवस्था संभव हो सकती है। इस प्रकार के व्यवहार के प्रमुख उदाहरण 4 से उपसंयोजक संख्या वाले संकुलों में पाई जाती है। जैसे मेटल है X हैलाइड 2 और L2 सूत्र X और L एक दंतु लिगेंड है कि वर्ग समतलीय संकुलों में X लिगेंड संपक्ष सिस समावयवता के पास जुड़े होते हैं अथवा विपक्ष ट्रांस उल्टा होता है इसका। सिस और ट्रांस एक दूसरे से विपरीत दिशा में ये विपरीत दिशा में और ये सेम साइड। इसमें सिस और ट्रांस समतल से सेम प्लेन में और ऑपोजिट साइड इस तरह से होती हैं और वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज R और S कॉन्फ़िगरेशन होता है। कुल मिलाकर ज्यामितीय समावयवता सिस और ट्रांस से रिलेटेड है। समपक्ष और विपक्ष के इन संरचनाओं समावयवता के चतुष्फलक की ज्यामिति में चेंज होता है और एक दूसरे से समपक्ष व्यवहार संभव है। इस प्रकार की समावयवता उन संकुलों में पाई जाती है जैसे
MX2 और L2 और द्वितंतु लिगेंड LL होते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर डबल नाइट्रोजन से दो तंतुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करता है। जैमिति होता है ये उदाहरण ये अष्टफल की है, जिसमें क्लोरीन सेम पक्ष में और अपोजिट पक्ष में सिस और ट्रांस कहलाएंगे। B3 इस प्रकार के अष्टफल की है। उपसंयोजक सत्ता NH3 का होल थ्राइस और NO2 ये ज्यामितीय समानता पाई जाती है। इन लिगेंडों में तीन निकटवर्ती दाता परमाणु अष्टफल की कोनों पर स्थित होते हैं। फलकीय समानता प्राप्त होते हैं तो तीन दाता थोड़ा स्ट्रक्चर से अच्छे समझ में आएगा। ये एक प्लेन है, पूरा एक प्लेन है, इसमें ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। ये फलक है, इसलिए और ये एक फलक है, ये समतल में है और ये एक कंपाउंड नीचे की ओर जा रहा है। फल की समायोगिता और रेखीय समायोगिता, ये एक ही रेखा में फलक एक ही समतल में है तो रेखीय समायोगिता। नेक्स्ट है ध्रुवण समायोगिता। ध्रुवण समायोगिता एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, एक दूसरे के अध्यारोपित नहीं किए होते हैं, इन्हें प्रतिबिंब रूप या एनेंशियोमर्स कहते हैं। अणु अथवा आयन एक दूसरे के अध्यारोपित नहीं होते हैं। जैसे ये दर्पण है, जो यहाँ कंपाउंड है वो यहाँ होगा, यहाँ वाला कंपाउंड यहीं पर होगा। ये दर्पण ज़्यादा कंफ्यूजन की आवश्यकता है नहीं। दर्पण होता क्या है, जो यहाँ होगा वो दूसरी तरफ यहाँ होगा। अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हें कायरल कहलाते हैं। ये दो रूप दक्षिण ध्रुवण, डेक्स्ट्रो और लीव, ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि ध्रुवणमापी पोलेरीमीटर में समतल ध्रुवण प्रकाश को किस प्रकार से ध्रुवित करता है। डेक्स्ट्रो यह दाईं तरफ घूर्णित करते हैं, मतलब कि क्लॉकवाइज, और लीवो लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज। प्रकाशित समायोगिता समान रूप से द्वितंतु लिगेंड के अष्टफलक के संकुलों में पाई जाती है, ठीक है। समान समकक्ष प्रकार से समायोगिता कहलाती है। ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। बंधन समायोगिता क्या होती है, NCN और SCN ये दोनों एक ही जो मेटलिक कंपाउंड है उससे बंध की, कभी नाइट्रोजन से बंध बनाएगा, कभी SCN, तो डिफरेंस की वजह से बंधनीय समायोगिता कहलाती है। उपसंयोजक यौगिकों में बंधनीय समायोगिता पाई जाती है। इस प्रकार की समायोगिता को एक उदाहरण थायोसाइनेट NCN संकुल का लिगेंड धातु को MNCN द्वारा तथा सल्फर द्वारा बंधित को MSCN थायोसाइनेट जो जॉर्जेसन ने संकुल में इस प्रकार के व्यवहार की खोज की है। संकुल में नाइट्राइल लिगेंड ऑक्सीजन के द्वारा NO और NO2, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये बंधन की जब बंधन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बंध बनाता है तो उसे बंधन समायोगिता कहते हैं। उपसंयोजक समायोगिता क्या होती है, किसी संकुल में उपस्थित भिन्न धातुओं के ऋणायन उपसंयोजन सत्ता के मध्य लिगेंडों में अंतर परिवर्तन होता है। इस प्रकार की समायोगिता उपसंयोजक जो बंध बनाते हैं उनके लिगेंडों में अंतर परिवर्तन, जैसे NH3 का होल 6 और CN का होल 6, ये एक उदाहरण है जिसमें से NH3 लिगेंड कोबाल्ट +3 से बंधित होता है तथा CN लिगेंड क्रोमियम CN +3 से इसके समायोगिता क्रोमियम को NH3 से कन्वर्जन और कोबाल्ट को CN6 के, ये उपसंयोजक समायोगिता कहलाती है। आयनन समायोगिता जब किसी संकुल में उसका प्रति आयन स्वयं एक संभावित लिगेंड हो, उसका प्रति आयन और उसके किसी लिगेंड को प्रतिस्थापित कर सके, विस्थापित लिगेंड प्रति आयन आयनन समायोगिता कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर SO4 और Br, यहाँ पर Br कन्वर्जन करेगा SO4 के साथ, इसे आयनन समायोगिता कहलाती है। विलायक समायोगिता, जब जल विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है तो इस प्रकार की समायोगिता हाइड्रेट समायोगिता कहलाती है। यह आयनन
समायोगिता के समान होती है एंड रिप्लेस करती है। विलायक योजन समायोजों में केवल इतना अंतर होता है कि समायोगिता में विलायक अणु धातु आयन से लिगेंड के रूप में सीधा बाधित रहता है, मतलब H2O बाइंड होता है। दूसरे समायोगिता में विलायक अणु संकुल के क्रिस्टल जालक के रूप में विद्यमान होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे H2O पहले अंदर था, अभी बाहर है, अंदर है, और इस तरह से आयनन समायोगिता की तरह ही रिप्लेस करता है। उपसंयोजक यौगिकों में आबंध का बंधन। आबंध प्राकृतिक सर्वप्रथम वर्णन नहीं दिया। यह सिद्धांत आधारभूत प्रश्नों पर उत्तर नहीं दे सका, ठीक, क्योंकि जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका वो इस प्रकार है, क्योंकि कुछ ही तत्वों के उपसंयोजक यौगिक बनाने के विशिष्ट गुण पाया जाता है। उपसंयोजक यौगिकों के आबंधों का दिशात्मक गुण क्यों पाए जाते हैं, मतलब ध्रुवीय क्यों पाए जाते हैं, दिशात्मक एक दिशा में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि उपसंयोजक यौगिक में विशिष्ट चुंबकीय तथा ध्रुवण घूर्णन गुण पाए जाते हैं। इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए वार्नर साहब। उपसंयोजक यौगिक में आबंध प्राकृतिक समझने के लिए अपने प्रस्ताव दिए गए तथा बीबीटी तथा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत और आणविक कक्ष एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हम यहाँ केवल बीबीटी और सीएफटी के प्राथमिक विवेचन पर ही ध्यान केंद्रित करें। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल बॉन्ड थ्योरी, इसी पर फोकस करेंगे। सहयोगिता आबंध सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंडों का प्रभाव धातु परमाणु तथा अपने N-1 डी NS और P अथवा NS NP ND कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए कर सकता है, ठीक है। ज्यामितीय और अष्टफल के, चतुष्फल के, वर्ग समतलीय आदि समकक्ष कक्षाओं में उपलब्ध हो सके, ठीक, अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग डायरेक्शन बनाएगा तथा अतिव्यापन करते हैं तथा इलेक्ट्रॉन युगल आबंध इन्हें दान करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समन्वय संख्या जैसे 4 है sp3, ये चतुष्फलकीय किस प्रकार का होगा, इस तरह से। और DSP वर्ग समतलीय एक सर्कल में वर्ग बनाएगा। sp3 त्रिकोण द्विपिरामिडीय, ये इसमें 20% इसका 20% इसका और p का है 60%। और अष्टफलकीय 4 नीचे अष्टफल 8 फलक बनाएगा। और D2 sp3 इसमें समन्वय संख्या 6 है, ये भी अष्टफलकीय बनाएगा। संयोजकता आबंध सिद्धांत। संकुल के चुंबकीय व्यवहार से सामान्यतः यह ज्यामिति का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रतिचुंबकीय अष्टफलक में कोबाल्ट NH3 ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 3d6 है, जो कि कोबाल्ट +3 आयनों की वजह से एक ब्लॉक खाली हो जाएगा और इसमें से एक युग्मित इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बचा कितना, डी में 6 इलेक्ट्रॉन और पी खाली और एस खाली। कोबाल्ट +3 D2 संकरण sp3 D2 संकरण यहाँ प्रदर्शित करेगा। और कोबाल्ट जब NH3 के साथ बॉन्ड बनाएगा तब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन युगल NH3 पुनर्चक्रण न्यून प्रचक्रण संकुल बनाएगा। 6 NH3 अणुओं के प्रत्येक लिए एक इलेक्ट्रॉन की युग्मित 6 संकरित कक्षकों के स्थान ग्रहण करेगा तथा इस प्रकार के संकुल के ज्यामिति अष्टफल की है, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के अनुपस्थिति के कारण यह प्रतिचुंबकीय है। मतलब कि चुंबकत्व शो नहीं करेगा। इस प्रकार के निर्माण के संकरण के डी कक्षक 3D कक्षक प्रयुक्त होते हैं तथा संकुल में आंतरिक कक्षक संकुल तथा निम्न प्रचक्रणों में युग्मित प्रकरण कहलाता है तथा अनुचुंबकीय अष्टफल के कोबाल्ट में संकरण में sp3 D2 निम्न बाह्य कक्षों में 4D प्रयुक्त करता है तथा बाह्य कक्षक या उच्च प्रचक्रण मुक्त संकुल कहलाता है। इस प्रकार जब यह संकरण करेगा था sp3 D2 इसमें खाली होंगे तब NH3 के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तब सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन में बाउंड हो जाएगा। चतुष्फल के संकुलों में
एस तथा पी कक्षों के संकरण में 4 समतुल्य कक्षक बनते हैं। ठीक है, 4 समतुल्य कक्षक बनते हैं। चतुष्फलक में अविन्यसित होते हैं NaCl4 का ट्वाइस नीचे दर्शाया गया है कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था, +2 ऑक्सीकरण अवस्था तथा आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 है। इस संकरण में अगले पृष्ठ में दिखाया गया क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के युग्म क्लोरीन दान करेगा इलेक्ट्रॉन। 2 युग्मित इलेक्ट्रॉनों के उपस्थिति के कारण 2 युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकत्व शो करेगा, चुंबकत्व शो करेगा मतलब। इसी प्रकार NiCO4 की ज्यामिति चतुष्फलक के प्रतिचुंबकीय, क्योंकि निकल शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है, इसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए प्रतिचुंबकीय शो करेगा। निकल आयन के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6, 7, 8। 3 के साथ युग्मित होंगे, 2 बाहरी अयुग्मित होंगे। ये sp3 संकरण कक्षक है। जब Cl4 के साथ जब बाउंड होगा तो ये sp2d संकरण पाया जाता है। ये सब मतलब यह प्रतिसंकरण कक्षक साइनाइड युगल बनाते हैं तथा इनकी उपस्थिति संकुल प्रतिचुंबकीय है। ये वाला प्रतिचुंबकीय है क्योंकि ये युग्मित है। मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि संकरित कक्षों का वास्तविक अस्तित्व में नहीं है। ये सब एक थ्योरी है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक थ्योरी ही है। वास्तव में संकरण प्रयुक्त परमाणु कक्षों के तरंग फलन के गणितीय परिचालन है। तरंग फलन का एक गणितीय परिचालन। उपसंयोजी यौगिकों के चुंबकीय गुण। उपसंयोजी यौगिकों के चुंबकीय आघूर्ण का मापन चुंबकीय प्रवृत्ति प्रयोगों द्वारा किया जा सकता है। इसके परिणामों का उपयोग संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संरचनाओं की जानकारी के लिए किया जा सकता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातुओं के उपसंयोजी यौगिकों के चुंबकीय आंकड़ों का विवेचनात्मक अध्ययन कुछ जटिलताओं को दर्शाता है। धातु आयन के लिए डी कक्षकों के 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। टाइटेनियम +3 से S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और बचा D का 1 इलेक्ट्रॉन। वेनेडियम से S के 2 निकले तो D में बचे 2 और में D3 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 4s तथा 4p के कक्षकों के साथ अष्टफल के संकरण हेतु D कक्षक उपलब्ध है। ठीक है, इस मुक्त आयनों तथा उपसंयोजक सत्ता के की चुंबकीय व्यवहार समान होता है और संकरण के लिए डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन हमेशा उपलब्ध रहते हैं। जब 3 से अधिक डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो अष्टफल के संकरण हेतु आवश्यक 3d कक्षकों के युगल सीधे उपलब्ध नहीं होते हैं। हुंड के नियम के अनुसार ये हुंड का नियम कहलाता है। इस प्रकार D4 और क्रोमियम +2 और मैग्नीज +3 D5 मैग्नीज तथा आयरन मैग्नीज +2 और आयरन +3 D6 आयरन +2 और कोबाल्ट +3 के लिए डी कक्षों के युगल केवल 3d इलेक्ट्रॉन के युग्मित होने से उपलब्ध होते हैं। फलस्वरूप क्रमशः 2, 1 और 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। इसलिए ये चुंबकत्व शो करते हैं। अनेक स्थितियों में विशेषतर D6 युक्त आयनों के उपसंयोजक यौगिकों में चुंबकीय मान उच्चतम प्रक्रम युग्मन से मेल खाते हैं। D4 और D5 स्पीशीज में युक्त आयनों का युक्त जटिलता पाई जाती है। मैग्नीज +3 मैग्नीज 5d में बचे हुए हैं, ऐसे 2 निकलेंगे +3 की वजह से +2 निकलेंगे और एक डी से निकलेगा तो 4 और 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से चुंबकीय आघूर्ण है अथवा CN6 में भी चुंबकीय आघूर्ण 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं इसमें भी। इस वजह से ये चुंबकीय आघूर्ण शो करेगा। आयरन में डी ब्लॉक में 6 तो S से 2 निकलेंगे +3 की वजह से डी में 4 पूरे 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो CN6 के साथ बनाएंगे तो बचा 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चुंबकीय आघूर्ण के एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, जबकि FNC के अणुचुंबकीय ठीक है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चुंबकत्व शो करता है।
अगला है संयोजकता आबंध के सिद्धांत की सीमाएं। यद्यपि संयोजकता आबंध वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उपसंयोजक यौगिक के बनने तथा संरचनाओं के चुंबकीय व्यवहार का स्पष्टीकरण देता है। ठीक है, चुंबकत्व है या नहीं है उसका शो करता है। तो इसमें कुछ कमियां भी है। पहली कमी, इनमें अनेक प्रकार के पूर्वानुमान है। पूर्वानुमान पहले से है। इस चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक संख्या नहीं देता चुंबकीय आंकड़ों की। उपसंयोजक यौगिक द्वारा दर्शाए, बस ये यूँ बताता है कि ये चुंबकत्व शो करेगा, ये नहीं करेगा। बाकी मात्रात्मक संख्याएं और इस तरह से प्रैक्टिकली नहीं देता। उपसंयोजक यौगिक के दर्शाए गए स्पष्टीकरण नहीं देता ये टोटल, ये थ्योरी है। उपसंयोजक यौगिक के ऊष्मागतिकीय और गतिकीय स्थायित्व की कोई भी मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता। ये ऊष्मागतिकीय से रिलेटेड इसके बारे में ऊष्मागतिकीय के सवालों का जवाब नहीं देता है। यह चार समन्वयी संकुलों के चतुष्फलक तथा वर्ग समतल संरचनाओं का सही अनुमान नहीं लगा पाता है। संकरण यह दुर्बल तथा प्रबल लिगेंडों के मध्य विभेद नहीं करता है। जो स्ट्रॉन्ग और जो दुर्बल लिगेंड हैं उनमें विभेद नहीं कर पाता है। सब पर एक ही नियम लागू है, सभी पर, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से और आयनिक की वजह से, जो वीक एसिड वीक बेस है और आयनिक कंपाउंड है, उनमें विभेद नहीं कर सकता है, सबको एक समान लेके चलता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत एक स्थिर विद्युत मॉडल है जिसके अनुसार धातु और लिगेंड का आयनिक बॉन्ड बनता है, जो केवल धातु आयन लिगेंड के मध्य स्थिर विद्युत अन्योन्य क्रियाएं विद्युत अभिक्रियाएं ऋणावेशित लिगेंडों के मध्य को एक बिंदु आवेशित के रूप में, उदासीन लिगेंडों को द्विध्रुवों के रूप में माना जाता है। ऋणावेश को बिंदु आवेश और उदासीन को बिंदु द्विध्रुव के रूप में, मतलब कि उदासीन जो अणु है उसको ध्रुवीय रूप में और ऋणावेशित है उसको बिंदु आवेश के रूप में माना जाता है। किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा का मान बराबर होता है। डी कक्षकों के सभी का मान बराबर होता है, जैसे पी का भी बराबर होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, जो लूप बनते हैं वो उनका सबके एनर्जी लेवल सबका बराबर होता है। वो किसी भी कंपाउंड के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तब समान ऊर्जा अवस्था में को उत्सर्जित करके ही बनाएगा, समान ऊर्जा को ही उत्सर्जित करके बनाएगा। डी में भी कुछ ऐसा ही होता है, अर्थात ये अपभ्रष्ट अवस्था में है। ठीक है, ये अपशिष्ट अवस्था तब बनती है जब तक कि धातु परमाणु आयन के चारों ओर ऋणावेशों का एक गोलीय सममिति क्षेत्र बनता है। ऋणावेश का सममित गोलीय क्षेत्र बनता है, तब जाकर ये बॉन्ड बनाएगा। परंतु किसी संकुल में जब ऋणावेशित के लिगेंडों के कारण, लिगेंडों की वजह से, रिपल्शन की वजह से और अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से या तो ऋणायन या द्विध्रुवीय और ऋणात्मक भाग जैसे NH3 और H2 होता है तो असमित हो जाता है और डी कक्षकों की संभ्रंश अवस्था, डी कक्षकों की डिग्रेंसी समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है, हम यहाँ विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल के विपाटन को स्पष्ट करेंगे। आखिरकार हो क्या रहा है, इसमें जो क्षेत्र बनेगा डी का, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और डी एक्स भाई वाई जेड जेड एक्स, ये जो समतल है इनका विपाटन होगा। कैसे होगा, ये तो है एवरेज और ये है विपाटन। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की एनर्जी लेवल कम होगी और इनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऋणावेश जो आसपास जो ऋणावेश जमा है उनकी वजह से और रिपल्शन की वजह से, तब इनका टोटल जो एवरेज है वो एक गोलीय क्रिस्टल के डी कक्षकों की औसत ऊर्जा। ठीक है, अब पढ़ेंगे अष्टफल के उपसंयोजक क्रिस्टल का क्षेत्र विपाटन कैसे होगा। ये किसी उपसंयोजक सत्ता किसी धातु परमाणु को 6 लिगेंडों द्वारा घिरा जाता है तथा डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों तथा लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश के मध्य प्रतिकर्षण होता है, रिपल्शन होता है। जब धातु डी कक्षकों के लिगेंड के दूर न होकर सीधा निर्दिष्ट होता है तो प्रतिकर्षण अधिक होता है।
ठीक है, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो कक्षक में तो लिगेंड की दिशा में अक्षों का अरेंजमेंट होगा, अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं तथा ऊर्जा वृद्धि होती है। DX Y YZ ZX कक्षकों के मध्य निर्दिष्ट होते हैं तो गोलीय ऊर्जा दूसरे क्षेत्र में औसत ऊर्जा की तुलना में घट जाती है, औसत ऊर्जा में से घट जाती है। इस अष्टफल के संकुलन के लिगेंड के इलेक्ट्रॉन धातु इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण डी कक्षकों की अभ्रष्टता हट जाती है। डी कक्षकों की अभ्रष्टता हट जाती है। निम्न प्रकार वाले टू जी कक्षकों की दो तरह की उच्च ऊर्जा कक्षकों के दो समुच्चय बनाती है जो कि लिगेंडों के निश्चित ज्यामितीय और ज्यामितीय चेंज करती है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। समुच्चयों में डेल जो अष्टफलक है इसको दर्शाते हैं तथा E3/5 डेल के बराबर वृद्धि के T2G कक्षकों की 2/5 ये एनर्जी लेवल है इनका। एक तो 2/5 और 3/5 शो करेगा। क्रिस्टल विपाटन के लिगेंड के आवश्यक उत्पन्न तथा लिगेंड के क्षेत्र के ऐसी स्थिति में विपाटन अधिक होता है। ठीक है, दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तथा फलस्वरूप डिस्क का विपाटन हो जाता है। इस प्रकार की श्रेणी स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी कहलाती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करती है। अन्य विभिन्न लिगेंडों के साथ संकुलों के विभिन्न अवशोषण पर आधारित है। प्रायोगिक रूप से निर्धारित श्रेणी के हम अष्टफल के उपसंयोजक सत्ता के में उपस्थित धातु आयन डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन के समझते हैं। डी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा तथा T2G कक्षक में जाएगा तथा D2 और तथा D3 उपसंयोजक सत्ता के हुंड के नियमानुसार डी इलेक्ट्रॉन D2G कक्षकों के में अयुग्मित रहते हैं। D4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रारूप में दो संभावनाएं हो सकती है। पहली चतुर्थ इलेक्ट्रॉन D2G कक्षों ऊपरी ऊर्जा स्तर पर पहले विद्यमान इलेक्ट्रॉन के युग्मित हो सकता है। EG स्तर पर नीचे वाला स्तर है जो स्थान ग्रहण कर युग्मन ऊर्जा को व्यय से बताता है, युग्मित हो जाएगा मतलब। इसके कौन सी संभावना बनाता है? यह क्रिस्टल के क्षेत्र विपाटन डेल नॉट युग्मन ऊर्जा P कक्षों के इलेक्ट्रॉन युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा है तो लागू परिणाम निम्न है। अगर डेल टोटल एनर्जी युग्मित ऊर्जा से कम है तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो EG कक्षक में जाएगा। EG मतलब DX2 Y2 और D2 Z में जाएगा तथा अभिविन्यास T3 2G और E1G प्राप्त होगा। लिगेंड जिनके डेल नॉट टोटल एनर्जी युग्मित ऊर्जा से कम है तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड बनाएगा, हाई स्पिन पैदा करेगा, संकुल पैदा करेगा। अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है युग्मन ऊर्जा से तो ऊर्जा की दृष्टि से अधिक अनुकूल होगा, मतलब कि स्थिरता प्रदान करेगा। चौथा इलेक्ट्रॉन किसी T2G कक्षक में जाएगा, मतलब DX YZ ZX में जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T4 2G E0G प्राप्त होगा। लिगेंड जो इस प्रकार प्रभाव उत्पन्न करते हैं तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं तो निम्न प्रक्रमण संकुल बनाते हैं। गणना की D4 D7 वाले उपसंयोजक तथा दुर्बल क्षेत्र के संकुलों की उपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। चतुष्फल के उपसंयोजक समूह में क्रिस्टल का क्षेत्र का विभाजन इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। चतुष्फल के उपसंयोजक सत्ता में विचलन में डी कक्षों का विपाटन अष्टफल से उल्टा तथा कम होता है। समान लिगेंड तथा समान धातु लिगेंड दूरी के लिए यह दिखाया जा सकता है। डेल T 4/9 डेल नॉट है। अतः कक्षकों के क्षेत्र के विपाटन ऊर्जा इतनी अधिक नहीं होती जो इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के लिए बाध्य कर सके। ठीक है, निम्न प्रचक्रण लो स्पिन विन्यास विरले को देखा जाता है तथा जी गिब सबस्क्रिप्ट का उपयोग अष्टफलकीय तथा वर्ग समतुल्य संकुलों में करते हैं जिनकी समरूपता केंद्र होता है। चूंकि चतुष्फल के संकुलों के समरूपता केंद्र नहीं होता अतः ऊर्जा स्तर जी सबस्क्रिप्ट
का उपयोग नहीं करते हैं। उपसर्ग यौगिकों के रंग। इससे पहले कि एकक में हमने पढ़ा कि संक्रमण धातुओं के संकुलों की विशेषता उनके रंगों के विस्तृत परास है। इसका अर्थ है कि जब श्वेत प्रकाश प्रतिदर्श सैंपल में से होकर निकलता है तो वह कुछ भाग अवशोषित कर लेता है तथा बाहर निकलने वाला प्रकाश श्वेत नहीं रहता। संकुल का रंग दिखाई देता है जो उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। पूरक रंग अवशेष तरंगदैर्घ्य द्वारा उत्पन्न होता है। यदि संकुल हरा रंग का अवशोषित होता है तो लाल रंग दिखाई पड़ता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे रेड अवशोषित कर रहा है तो ग्रीन दिखाई देगा, ग्रीन अवशोषित कर रहा है तो आंखों के द्वारा रेड दिखाई देगा। ब्लैक अगर ब्लू अगर अवशोषित कर रहा है तो ऑरेंज दिखाई देगा, ऑरेंज अवशोषित कर रहा है तो आंखों के द्वारा ब्लू दिखाई देगा। येलो, वॉयलेट और इंडिगो, ठीक है। इसमें आप आगे देखते हैं उत्सर्ग, ठीक है। यहाँ भी देखो इसका तरंगदैर्घ्य 535 नैनोमीटर है। पीला अवशोषित करेगा तो बैंगनी दिखाई देगा, नीला, हरा, लाल, नीला, पीला, नारंगी, पराबैंगनी, हरा, पीला और लाल नीले में, और नीला, हरा, नीला हरित में। उपसर्ग यौगिकों के रंगों की व्याख्या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर सहज रूप से की जा सकती है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, वापिस जब नीचे आएगा अवशोषित करके ऊर्जा को अवशोषित करके ऊपर जाएगा, तो ऊपर से वापस स्थिर अवस्था में आएगा तो फोटोन और तरंगदैर्घ्य, प्रकाश तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित करेगा तो वो अलग अलग कलर में दिखाई देगी। जो आपके द्वारा अभी जो विजुअल बताया, ये पीला हाथ देख लो, पीले को अगर जैसे अवशोषित करेगा तो वो बैंगनी दिखाई देगा, नीला हरा को तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करेगा तब लाल दिखाई देगा। इसमें धातु डी कक्षों के इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम +3 और तथा एक D1 निकाय खाली है। संकुल में न्यूनतम ऊर्जा T2G तथा इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन ई कक्षक है। ये हल्के पीले रंग के क्षेत्र में उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो ये फलस्वरूप बैंगनी रंग का दिखाई देगा तथा इलेक्ट्रॉन के डी कक्षक में संक्रमण के कारण से जल के निकल जाने के कारण रंगीन हो जाते हैं। इसी प्रकार अजलीय कॉपर सल्फेट श्वेत होता है परंतु इसमें जल की अवस्था में नीले रंग का दिखाई देता है। संकुल के रंग के लिगेंड का प्रभाव निकल के साथ हाइड्रेट H2O के उदाहरण द्वारा सही दर्शाया जा सकता है जो निकल सेकंड क्लोराइड के जलीय करने पर बनते हैं। धीरे धीरे द्विधांतुक लिगेंड EN को आणविक अनुपातों 1:1:1:2:1:3:1 में मिलाया जाता है तो निम्न प्रकार दिखाई देते हैं। निम्नलिखित अणुओं के संबंधित रंग परिवर्तन होते हैं, ये दिखाई देते हैं, ठीक है। 1:1:1:2:1:3 ये हल्का नीला, नीला लोहित और बैंगनी। ये हम लैब में प्रयुक्त करते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जो प्राकृतिक रूप में जो सॉलिड पाए जाते हैं उनमें भी ये संक्रमण पाया जाता है। संक्रमण धातु के आयन के डी कक्षों के इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के रंग के उत्पन्न हो जाने के कारण दैनिक जीवन में अक्सर दिखाई पड़ते हैं। माणिक्य, रूबी, हीरा है, पन्ना है और नीलम है। ये सब क्रोमियम आयन के Fd3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम +3 क्रोमियम के कहीं बेतरतीब स्थिति हम इन्हें एल्यूमिना और अष्टफलक क्रोमियम +3 संकुल अवस्था में देखे जा सकते हैं। डी संक्रमण के कारण माणिक्य रंग डी संक्रमण के कारण उत्पन्न करते हैं। पन्ना, ठीक है। पन्ना भी कुछ इसी प्रकार से Be3Al2Si6 और 18 के अष्टफलक के स्थिति होने के कारण माणिक्य पीला लाल तथा नीला अवशोषण बैंड उच्चतर तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। उच्चतम तरंगदैर्घ्य और विस्थापित होता है। इसके कारण पन्ने से हरे रंग के क्षेत्र में प्रकाश प्रसारित होता है। क्रिस्टल क्षेत्र की सिद्धांत और सीमाएं। क्रिस्टल क्षेत्र मॉडल के द्वारा उपसर्ग यौगिक के बनने तथा उसकी संरचना, रंग तथा चुंबकीय गुणों को काफी हद तक सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है, ठीक है। चुंबकीय गुणों और रंगों को समझाया जा सकता है परंतु इन अवधारणाओं से लिगैंड बिंदु आवेश
और ऋण जैसे लिगेंड बिंदुआवेश मतलब ऋणात्मक था। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋणात्मक लिगेंड द्वारा डी कक्षकों का विपाटन सर्वाधिक होना चाहिए, जबकि लिगेंड ऋणात्मक लिगेंड वास्तव में स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के निचले स्तर पर आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त सिद्धांत लिगेंड तथा केंद्रीय परमाणु के मध्य आबंध सहसंयोजक प्रवृत्ति के संज्ञान नहीं लेते हैं। ये CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ कमजोरियां हैं, जिन्हें लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत LFT द्वारा तथा आणविक MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा समझाया जा सकता है। धातु कार्बोनिलों का आबंध। धातु आयनों के साथ जब कार्बोनिल ऑक्साइड बॉन्ड बनाएगा तब यह समतल से थोड़ा सा झुक जाएगा रिपल्शन की वजह से। और जब चार कार्बोनिल संख्या 4 है, कार्बोनिल संख्या 5 होने पर यह समतल में आ जाएगा, जो त्रिभुज की तरह लगेगा, और ये इसमें रिपल्शन एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू बॉन्ड, कितने बॉन्ड है। इसमें समतल में बनेगा। इसमें रिपल्शन अपेक्षाकृत जब अगर 4 को अगर टेढ़ा कर दिया जाए, अगर इसको टेढ़ा कर दिया जाए तो रिपल्शन वापस ऊपर की तरफ धकेलेगा, तब ये स्थिति अधिक अपेक्षाकृत अधिक स्थिर है। अगर धातु 2 है तो ये कार्बोनिल कंपाउंड समतल, रिपल्शन जितना कम हो सके उतनी ज़्यादा स्थिरता प्राप्त करने के लिए कार्बन को एडजस्ट करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड को। धातु कार्बन सिग्मा और पाई बंधों कुछ इस प्रकार से होते हैं। एक जब समतल में होता है तो सिग्मा, लूप में हो गए तो 2 पाई। M सिग्मा अबंध कार्बोनिल के कार्बन के उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के युग्मन को धातु के रिक्त कक्षक के में दान करने से बनता है, ठीक है। मेटल और कार्बन का पाई आबंध धातु के पूरित डी कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन युगल के कार्बन मोनोऑक्साइड के रिक्त प्रतिबंध पाई स्टार कक्षक के दान करने से बनता है, ठीक है। उपसर्जक के महत्व और अनुप्रयोग। सामान्य जीवन में कहाँ यूज होते हैं उपसर्जक? बहुत महत्व के हैं। ये पेड़ पौधे जीव जगत के रूप में पाए जाते हैं, जैसे जाइलम फ्लोएम में जो में भी यूज होते हैं। विशेषतः रसायन तथा धातु में जैव प्रणालियों तथा उद्योगों में, औषध के क्षेत्र में, औषधियों के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनका वर्णन नीचे दिया गया है। गुणात्मक और मात्रात्मक। रासायनिक विश्लेषणों में इनका उपयोग परिचित रंगीन अभिक्रियाओं के तथा लिगेंडों के उपसर्ग संयोजन के सत्ता के कारण चिरसम्मत यांत्रिक विधियों में पहचानने के आइडेंटिफाई करने के लिए कंपाउंड्स को, और इनमें जैसे ड्रग्स वगैरह के आइडेंटिफिकेशन में भी काम आते हैं। EDTA, DMG, ग्लाइकोसिलिड, अल्फा नाइट्रोस, बीटा नेफ्थोल और क्यूपेरोन एक्सेट्रा। जल की कठोरता का आकलन Na2-EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटेट के साथ अनुमापन किया जाता है। कैल्शियम प्लस और मैग्नीशियम आयन EDTA के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं, ठीक है। इससे कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं आकलन के, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के संकुलों के स्थायित्व स्थिरांक में अंतर होता है, कि ये अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। धातुओं के कुछ प्रमुख निष्कर्षण सिल्वर गोल्ड के संकुलन तथा उदाहरण के ऑक्सीजन तथा जल के उपस्थित गोल्ड तथा साइनाइड के साइनाइड से संयोजित होकर जलीय विलयन में गोल्ड साइनाइड बनाते हैं, जो कि इस विलयन में जिंक मिलाकर गोल्ड को पृथक लिया जाता है, वापस से गोल्ड को निकाला जाता है। इसमें घोल लो पहले। ये आम दैनिक जीवन में भी देखा जाता है। इसी प्रकार धातुओं के शुद्धिकरण के संकुल में विघटित होकर, तो उदाहरण के लिए निकल कार्बोनिल कंपाउंड जिसके 4 वैलेंसी लिगेंड के साथ बने अपघटित कर शुद्ध निकेल प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। उपसर्जक यौगिक में जैव तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी वर्णक क्लोरोफिल और मैग्नीशियम उपसर्जक यौगिक है तथा लाल रक्त कणिका। इसमें लाल हीमोग्लोबिन में आयरन जो सेंट्रल एटम होता है उससे बाउंड होते हैं, ऑक्सीजन कंपाउंड वगैरह
हीमोग्लोबिन की इंटरनल स्ट्रक्चर। वर्णक हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये ऑक्सीजन को आयरन लिगेंड बनाकर ट्रांसफर करता है मसल्स में। आयरन का एक उपसंयोजक यौगिक बीटा 12 साइनोकोबालामाइन और तथा प्रतिरक्षी एंटी कोबाल्ट को एक उपसंयोजक यौगिक है। ठीक है। जैविक महत्व अन्य धातु के उपसंयोजक यौगिक जैसे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए कार्बोनिल एनहाइड्राइड जैव प्रणाली के उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करता है। अनेक औद्योगिक उपक्रमों में उपसंयोजक यौगिक का यूज किया जाता है, जैसे रोडियम संकुल तथा उत्प्रेरक के एल्केनों के हाइड्रोजनीकरण में काम आता है, तथा सिल्वर तथा गोल्ड के विद्युत लेपन में, जैसे जंग वगैरह ना लगे उस वजह से संकुलों में सिल्वर साइनाइड तथा गोल्ड साइनाइड लेपन में कहीं अधिक एक साथ चिकना होता है, तथा श्याम और फोटोग्राफी एजी ब्रोमाइड की वजह से जो फिल्म बनती है वो फ्लेक्सेशन स्थायीकरण हाइपोविलियन के धोकर बनाया जाता है, तथा औषधि रसायन में चिलेट चिकित्सा की अभिरुचि बढ़ रही है, तथा विषैले अनुपात विद्यमान धातुओं के समस्याओं का उपचार है, तथा डीनेचराइज कर देता है विषैलेपन को, उसकी प्रॉपर्टीज को। इसका कॉपर तथा आयरन के अधिकता के डीपेनिसिलियम तथा डेस्फेरिऑक्सियम बी गोल्ड के उपसंयोजक यौगिक को बनाकर EDTA के लेड के विषाक्त प्लेटिनम के उपसंयोजक ट्यूमर में वृद्धि तथा रोकते हैं, तथा समकक्ष प्लेटिनम सिस्प्लेटिन तथा संबंधित यौगिक हैं।